नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का 24 स्टडी वाला चैनल पर स्वागत है। आज मैं भाग 5 जो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन का है इसे मैं पढ़ाऊंगी, जिसमें पहला अध्याय है भारतीय संविधान। इसमें भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इसमें पहला प्रश्न दिया है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो यह हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। भारत संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा शासित है। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को प्रभावी हुआ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। ये संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया गया था। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृह मामले, सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, श्रम मंत्री जगजीवन राम, रेलवे और परिवहन मंत्री आसफ अली थे। अगला है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? इस ऑप्शन में आंसर नहीं दिया है। इसका होगा 1,17,369 शब्दों से बना है, इसलिए इसमें स्टार लगा है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह लगभग 1,17,369 शब्दों से बना है। वर्तमान में 22 भाग, 450 से अधिक अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लिखा गया था? ये हो जाएगा 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। आगे है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई तथा संविधान निर्माण में 63,96,729 रुपये का व्यय हुआ। संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को माना गया है? तो हो जाएगा रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान को विधान रूप में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। एकात्मक संविधान वह जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं। संघात्मक संविधान क्या है? वह जिसमें शक्तियां केंद्र और राज्य में विभाजित रहती हैं तथा दोनों स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती हैं। यह विभाजन इस प्रकार किया गया है जिससे कि वे कार्य करने में अपने अपने क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र हो और साथ ही एक दूसरे के सहयोगी भी हो, न कि एक दूसरे के विरोधी। प्रोफेसर केसी वियर के मतानुसार भारतीय संविधान अर्धसंघीय संविधान है। डॉक्टर जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? इसमें हो जाएगा, इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। भारत के संविधान में भाग 20
के अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया में संशोधन किया जा सकता है। भारत में संविधान संशोधन के लिए भारत की संसद से भिन्न किसी अन्य संवैधानिक निकाय या जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है। भारत में संविधान संशोधन का कार्य केवल भारत की संसद करती है। संविधान में संशोधन हेतु विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के एक सदन में पारित होने के बाद वही विधेयक संसद के दूसरे सदन में 2/3 बहुमत से उसी रूप में पारित होना चाहिए। इस प्रकार संविधान को राज्य के राज्यपाल, सांसदों व विधायकों के परामर्श से संशोधित नहीं किया जा सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? ये हो जाएगा M.N. राय। भारतीय संविधान कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार वर्ष 1935 में एक संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा का विचार M.N. राय के दिमाग की उपज थी। ब्रिटिश सरकार के लिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर संविधान सभा के गठन पर विचार, निश्चित आश्वासन नहीं की बात कही। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में ही सर्वप्रथम भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा नवंबर 1946 में अस्तित्व में आई। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। ये हो जाएगा H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी संविधान सभा में अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे। यह मद्रास प्रेसिडेंसी के एडवोकेट जनरल भी थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति के 6 सदस्यों में से एक थे। बी भट्टा पी सीतारमैया संविधान सभा में हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। के.एम. मुंशी संविधान सभा में ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था? तो ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान सभा क्या है इसमें? भारत का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। संविधान के 15 अनुच्छेद अर्थात अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393 को 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1905 को लागू किया गया। अगला है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ये हो जाएगा 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। भारतीय संविधान सभा का निर्माण भारत के संविधान की रचना के लिए किया गया था। संविधान सभा की कार्यवाही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक से प्रारंभ हुई थी। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यह हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? तो यह हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। V.N. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के
प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या इस प्रकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, बी एल मित्र के स्थान पर हुए थे। डीपी खेतान 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णाचारी हो जाएगा। अगला है राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी संविधान सभा के अंतिम भाषण में राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य समझाते हुए कहा था कि राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकार करती है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में अपने नागरिकों को यहाँ पे बताना है किस विचार की समानता का वचन देता है। तो ये हो जाएगा हैसियत और अवसर। भारतीय संविधान के प्रस्ताव में हैसियत, प्रतिष्ठा होता है और अवसर की समानता की बात की गई है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लिखित है। यह अधिकार अमेरिका संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है वर्ग 1 और वर्ग 2 का उचित मिलान कीजिए। इसमें हो जाएगा प्रभुत्व का, बी हो जाएगा लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। दूसरा हो जाएगा प्रजातांत्रिक, इसमें हो जाएगा सी लोगों को समान राजनैतिक अधिकार प्राप्त है। और 3 हो जाएगा नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। और 4 हो जाएगा सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। इसमें आपका सी सही हो जाएगा। प्रभुत्व संपन्न लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। प्रजातांत्रिक लोगों को समान राजनैतिक अधिकार प्राप्त है। धर्मनिरपेक्ष नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। भाईचारा सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो हो जाएगा प्रस्तावना। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को माना जाता है क्योंकि इसमें संपूर्ण संविधान का मूल निहित है। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दावली हम भारत के लोग अमेरिका से ली गई है। अगला टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित हैं? ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51 को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है भारत में संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 40। भारत के संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित
है संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 अ के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधान उल्लिखित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है। तो यह जगह मुक्त कानूनी सलाह। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न बातें जोड़ी गई हैं। पहला अनुच्छेद 39 क मुक्त कानूनी सहायता, अनुच्छेद 48 क में वन्य जीवों की सुरक्षा, अनुच्छेद 43 क में प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। अगला है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक क्या है तो ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लिखित है। अनुच्छेद 39 घ में उपलब्धित है कि राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से सभी पुरुषों तथा स्त्रियों को समान कार्य के लिए समाप्त वेतन हो। यह मूल अधिकार नहीं है किंतु एक संवैधानिक लक्ष्य है। अगला है भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित हुआ है। तो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में है। ये संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। यह हो जाएगा 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। परंतु 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसे अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत मूल अधिकारों की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। अगला टॉपिक है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। इसमें है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। तो ये हो जाएगा 23वां। भारतीय संविधान का 23वां अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध लगाता है। इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यह अनुच्छेद भारत के नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों में से एक है। अगला है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। इसके अंतर्गत राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अगला प्रश्न है कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। तो ये हो जाएगा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और रीति रिवाजों की रक्षा के लिए तैयार किए गए हैं। संविधान के 2 अनुच्छेद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार। अगला है निम्नलिखित में से
कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। इसमें है भारतीय संविधान सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी अधिकार देता है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है जो न्यायालय में वाद योग्य है। इनकी संख्या संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक की गई है। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 19 के अनुसार देश के किसी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 30 कोई भी अल्पसंख्यक अपनी मनपसंद की शैक्षिक संस्था चला सकता है। सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 15 विकल्प डी की व्याख्या है। अनुच्छेद 19 विकल्प ए की व्याख्या तथा अनुच्छेद 30 विकल्प बी की व्याख्याता स्पष्ट होता है किसी मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसी विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। तो हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने उच्चतम न्यायालय को विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। मौलिक अधिकार वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं तथा जिसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मौलिक अधिकार न्याय योग्य अर्थात न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। साधारणतया संवैधानिक प्रक्रिया के अलावा इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया है जिसमें इनकी संख्या 6 है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से क्या किया गया, हटा दिया गया। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। ये हो जाएगा मौलिक अधिकार। आगे है संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी की जा सकती हैं। ये रिटें 5 प्रकार की होती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध, और 5वां है उत्प्रेषण। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? तो यह हो जाएगा 10। सरदारपुर सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। 2002 में 86वें संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया जिसमें प्रत्येक माता पिता या अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया कि उनके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान कर दिया गया। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में भाग 4 क में अनुच्छेद 51 9 क के तहत जोड़ा गया। अगला प्रश्न है मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो हो जाएगा 11। मूल कर्तव्यों को वर्ष 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया। मूल रूप से संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी।
परंतु वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन धारा 11 हो गई, जिसमें प्रत्येक माता पिता अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51(a) को संविधान में द्वारा शामिल किया गया। तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्यों भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क से संबंधित अनुच्छेद 51(a) को 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, किंतु 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा बढ़ाकर 11 हो गए। इसके तहत प्रत्येक माता पिता या अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया कि उनके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निश्चित रूप से शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य है। नोट में है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए हैं? दिया जाएगा 11। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क के तहत मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी। 11वें मूल कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? ये हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा दिया गया। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? ये हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया। बलवंत राय मेहता समिति पंचायत राज से, आयंगर समिति केंद्रीय संगठन के पुनर्गठन से तथा ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो हो जाएगा लोक चुनाव में वोट डालना। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोक चुनावों में वोट डालना मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा संविधान को मानना और इसके आदर्शों की कद्र करना मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत रखा गया है। इसे स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। आगे है संसदीय प्रणाली के प्रश्न। इसमें है, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद किसमें दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले से संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके? तो ये हो जाएगा 249। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद को उस समय के संबंध में संकल्प की प्रवृत्ति रहने तक भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अगला है,
किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? तो यह जाएगा अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी भी साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो मतभेद दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत करेगा। अधिवेशन पर अंतिम निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। अगला है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में यहाँ पे बताएं कि वोट डालने का अधिकार होता है। तो ये हो जाएगा स्पीकर के पास। किसके पास होता है? स्पीकर के पास। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में स्पीकर अध्यक्ष के पास वोट डालने का अधिकार अनुच्छेद 101 के तहत होता है। लोकसभा स्पीकर दल बदल के आधार पर अयोग्य संबंधित प्रश्नों का निर्णय करता है। लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। लोकसभा स्पीकर भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। अगला है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? तो हो जाएगा संसद संविधान सभा से। आगे है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया भाषण था जो संविधान सभा में 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को दिया गया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? तो हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। अन्य कार्यवाहक राष्ट्रपति निम्न हैं। वीवी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। यह भारत के चौथे राष्ट्रपति बने जिनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक था। अगला है, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। अगला है, बीडी जत्ती। ये 11 फरवरी 1977 से 25 अगस्त 1977 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर रहे। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो हो जाएगा उपराष्ट्रपति। यदि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पूर्व अपने पद का त्याग करना चाहता है तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषणा करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है, जिसका उल्लेख संविधान की 5वीं अनुसूची में किया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर किसी अनुसूचित क्षेत्र की सीमाओं व नाम में परिवर्तन कर सकता है। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा 12। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 80 क के तहत राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है जो साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव रखता हो। भारतीय संविधान में यह प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अगला है, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसके पास है? ये हो जाएगा राष्ट्रपति के पास।
अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति को स्पष्ट लिखा गया है। राष्ट्रपति किसी सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को पूरी तरह से क्षमा कर सकता है। अगला है नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौनवें राष्ट्रपति थे? तो ये हो जाएगा 6वें राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति बने थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 ईस्वी तक रहा। सन 1977 के आम चुनाव में जब इंदिरा गांधी की पराजय हुई, उस समय नवगठित राजनीतिक दल जनता पार्टी ने इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया। ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा क्षमादान। भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा को कम करने या क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। जब राष्ट्रपति द्वारा दंड का चरित्र बदलने बिना सजा की मात्रा को कम कर दिया जाता है तो उसे परिहार या क्षमादान कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को 10 साल का सश्रम कारावास दिया गया तो उसे राष्ट्रपति द्वारा 5 साल के सश्रम कारावास में बदल दिया जाना है। अगला है श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौनवें राष्ट्रपति हैं? तो ये हो जाएगा 14वें। क्या हो जाएगा? 14वें बी सही हो जाएगा। श्री रामनाथ कोविंद भारत के वर्तमान और 14वें राष्ट्रपति हैं। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी थे। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की 12वीं तथा देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अगला प्रश्न है, रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो ये हो जाएगा 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये हो जाएगा 5 वर्ष। आगे है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष का होता है, परंतु वह इसके पूर्व भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। इसके अलावा संविधान के अतिक्रमण पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा भी 5 वर्ष पूर्व राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभी सदस्य उपयुक्त में से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है? इसमें हो जाएगा आपका राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभी सदस्य। इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हो जाएगा, तो इसमें आपका ए सही हो जाएगा। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से मुक्त मत द्वारा किए गए मतदान द्वारा होता है। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के लिए तथा अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के लिए में स्पष्ट किया गया है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ समान अनुपात में प्रतिनिधित्व से है। एकल संक्रमणीय प्रणाली से तात्पर्य है कि एक से अधिक उम्मीदवार होने पर मतदाताओं द्वारा मतदान वरीयता क्रम में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? ये हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। 26 मार्च 1977 को नीलम संजीव रेड्डी को
सम्मानित से लोकसभा का स्पीकर चुना गया, लेकिन 13 जुलाई 1977 को उन्होंने पद छोड़ दिया क्योंकि राष्ट्रपति जनता दल पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उनका नामांकन किया गया था। राष्ट्रपति के पद के लिए कुल 21 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, जिनमें से कुछ उम्मीदवार को आवश्यक संख्या में विधायकों का समर्थन नहीं था या उम्मीदवारों ने 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा नहीं कराई थी। 21 जुलाई 1977 को चुनाव अधिकारी ने प्रेस को सूचित किया कि नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। इस घोषणा के पश्चात नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दिया तथा भारत के 6वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया। अगला है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? तो हो जाएगा वीवी गिरी। वीवी गिरी डबलिन यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने के लिए आयरलैंड गए थे। तब वे डी वलेरा जैसे प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्रोही के संपर्क में आकर स्वतंत्रता के लिए चल रहे सिन फेन आंदोलन से जुड़ गए। इस कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा तथा आयरलैंड से निष्कासित कर दिया गया। स्वतंत्र भारत में वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। आगे है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 56(2) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के उल्लंघन की स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला है, भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? तो ये हो जाएगा एन संजीव रेड्डी। 1977 से 1982 के कार्यकाल में एन संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले भारत के पहले व अब तक के इकलौते राष्ट्रपति हैं। अगला है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये हो जाएगा राज्यसभा। यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। इस आशय का प्रस्ताव अब तक प्रस्तावित नहीं होगा कि जब तक कि उपराष्ट्रपति को ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना से कम 14 दिन पूर्व न दी गई हो। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत सरकार का एक उपराष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वर्तमान में श्री वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति, श्री वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति, श्री वीडी जत्ती भारत के 5वें उपराष्ट्रपति एवं भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति। आगे है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो ये हो जाएगा 12। भारत में राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा में सांसदों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है। इनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए
न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होती है। राज्यसभा संसद का एक अस्थायी सदन है जो कि कभी भी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो हो जाएगा 1/3। राज्यसभा भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है तथा लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार नहीं होता, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये हो जाएगा 30 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है यदि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो, कोई ऐसी अन्य अर्हताएं जो संसद द्वारा मांगी गई हो। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये हो जाएगा 30 वर्ष। आगे है इसमें अगला प्रश्न है, यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा एम वेंकैया नायडू। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, एक पक्षीय अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसके वर्तमान सभापति एम.एस. वेंकैया नायडू हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? ये हो जाएगा, यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा विधेयकों को संशोधन का सुझाव देता है। इसमें है भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। राज्यसभा को कुछ मामलों में लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं, तो कुछ मामलों में विशेषतः वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा से कम शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान संशोधन विधेयक, आपातकालीन प्रावधान तथा महाभियोग प्रक्रिया में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां प्राप्त हैं, जबकि धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करने तथा धन विधेयकों में संशोधन हेतु सुझाव देने तक ही राज्यसभा सीमित है। वहीं राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर कानून बनाने हेतु संसद को अग्रेसित करने तथा अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने संबंधित प्रावधानों के लिए राज्यसभा लोकसभा से अधिक शक्तिशाली है। अगला है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो ये हो जाएगा 13 मई 1952 में। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। भारत में प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर 13 मई 1952 ईस्वी से 27 फरवरी 1956 ईस्वी तथा एम अनंत शयनम अयंगर 8 मार्च 1956 ईस्वी से 16 अप्रैल 1962 ईस्वी तक रहे। वर्तमान में भारत की 17वीं लोकसभा चल रही है। इसके अध्यक्ष ओम बिरला हैं। अगला है,
लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो ये हो जाएगा 30 वर्ष, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 25 वर्ष। आगे है इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, जबकि राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदाता की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? इसमें हो जाएगा संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। अगला है इसी में है संसद के पास न्यायिक शक्तियाँ भी हैं। यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति रखती है। संसद राष्ट्रपति तथा उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग पारित करती है। संसद को महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। उस सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा संकल्प पारित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवारों की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो हो जाएगा 25 वर्ष। लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवारों की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि पंचायत चुनाव में खड़े होने के लिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला है लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम सीमा कितनी है? तो ये हो जाएगा 25 वर्ष। अगला प्रश्न है लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? ये हो जाएगा 1 घंटा। शून्यकाल शताब्दी का सर्वप्रथम प्रयोग प्रेस द्वारा सन 1962 में किया गया था। संसदीय भाषा में इसका अर्थ प्रश्नकाल के बाद की 1 घंटे की अवधि से है। शून्यकाल के दौरान लोकहित के विषय में अति आवश्यक प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके लिए पूर्व सूचना नहीं दी जाती। अगला है इसमें है शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। शून्यकाल भारतीय संसद की देन है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है। इस काल का दोनों सदनों की प्रक्रिया संचालन नियम में उल्लेख नहीं है। इस काल में चलने वाली कार्यवाही को भारतीय प्रेस या अखबारों ने शून्यकाल की संज्ञा दी है। इस काल के दौरान सदस्य कोई अति महत्वपूर्ण विषय की चर्चा के लिए उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्यवाही करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो ये हो जाएगा 1 माह। लोकसभा में निजी सदस्यों द्वारा विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 1 माह होती है, जबकि सरकारी सदस्यों को विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 7 दिन होती है। यदि एक कार्यकारिणी मंत्री द्वारा एक बिल पेश किया जाता है तो उसे सरकारी बिल या सार्वजनिक बिल कहा जाता है। यदि किसी मंत्री के इतर संसद के अन्य सदस्य द्वारा बिल विधेयक पेश किया जाता है तो इसे निजी विधेयक कहा जाता है। अगला प्रश्न है वर्तमान में यहाँ पे बता लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है। इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये हो जाएगा 543 लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है। वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है। वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निश्चित की गई है।
84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या तथा लोकसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों की संख्या को वर्ष 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत या संख्या क्या है? तो ये हो जाएगा 552। भारत के संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है। इसमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचित क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं तथा भारत के राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर किया जाता है। भारत में लोकसभा को प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा समय के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। भारत में लोकसभा भारतीय संसद का प्रथम अथवा निम्न सदन होता है, जिसका सभापतित्व करने के लिए एक लोकसभा अध्यक्ष भी होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो ये हो जाएगा 131। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 131 सीटें आरक्षित हैं। इसमें 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये हो जाएगा 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन है? तो ये हो जाएंगे जीवी मावलंकर अयंगर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे। मावलंकर 1952 से 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। लोकसभा निम्न सदन का सभापति व अधिष्ठाता लोकसभा अध्यक्ष होता है, जिसका चुनाव लोकसभा सदस्यों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो हो जाएगा डॉक्टर बलराम जाखड़। डॉक्टर बलराम जाखड़ को 22 फरवरी 1980 से 15 जनवरी 1985 तक, 16 जनवरी 1985 से 18 दिसंबर 1989 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। यद्यपि इसके पहले जाखड़ को पीठासीन अधिकारी के रूप में पिछला कोई अनुभव नहीं था। ये स्वतंत्र भारत में लगातार 2 बार की पूर्ण अवधि के लिए बने रहने वाले एकमात्र अध्यक्ष हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र है? ये हो जाएगा 80। आगे है इसमें, लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। लोकसभा के गठन 17 अप्रैल 1952 का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। इसमें उत्तर प्रदेश 80 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित हैं? तो इसमें आपका स्टार लगा, इसे देख लेते हैं। भारत का संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनता है। संसद के निम्न सदन को लोकसभा एवं उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। उत्तर प्रदेश में 80 तथा गुजरात में 26 लोकसभा सीटें निश्चित हैं। राज्यसभा में गुजरात से 11 सीटें आवंटित है। इस प्रकार संसद में गुजरात से आवंटित सीट 37 होगी, इसलिए कोई विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है,
भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम आयु सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, तो ये हो जाएगा 50। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ध्यातव्य है कि संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया, किंतु संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया नियम बनाने का अधिकार है। अतः लोकसभा के नियम 198 के तहत प्रावधान किया गया है कि कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को मंत्रिमंडल सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। इस टॉपिक को मैं यहीं तक रहने देती हूँ। यदि ये टॉपिक आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।